हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार विद्याकुल बिहार बोर्ड आर्ट्स पर। मैं अजय आदित्य सर आप सभी का हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूं। साथ ही आशा और विश्वास करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ हैं, बढ़िया हैं, मस्त हैं और आप लोग की पढ़ाई लिखाई बहुत ही शानदार चल रही होगी। तो आइए भैया, आज हम लोग बात करने वाले बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक पे। आज हम लोग की जो टॉपिक है भैया, बेहद शानदार टॉपिक है। ये देखेंगे आपके 11th क्लास के लिए चैप्टर 4 होता है कार्यपालिका। बहुत शानदार टॉपिक होती है कार्यपालिका, और कार्यपालिका इतनी शानदार टॉपिक होती है बेटा कि 110% यहां से आपके एग्जाम में प्रश्न आना ही आना है। क्योंकि कार्यपालिका किसी भी देश की देखेंगे शासन व्यवस्था को संचालित करने के लिए एक अहम भूमिका अदा करती है। किसी भी देश की शासन व्यवस्था को संचालित करने के लिए सर्वोच्च संस्था होती है जिसके माध्यम से किसी भी देश की शासन व्यवस्था को संचालित किया जाता है। तो आइए भैया, बिना किसी देरी के हम लोग अब बात करने वाले हैं अपने कार्यपालिका पर। हम लोग इन सभी मुद्दों पर बात करेंगे जो हम लोग की बेसिकली टॉपिक होगी। वह आज के टॉपिक जो है भैया, हम लोग की टॉपिक है वह राष्ट्रपति है। राष्ट्रपति तो है, बट इससे पहले हम लोग थोड़ा कार्यपालिका पर चर्चा करेंगे कि कार्यपालिका क्या होती है। कार्यपालिका क्या होती है, कार्यपालिका क्या होती है ना। तो कार्यपालिका की अगर बात करते हैं तो देखिएगा भैया, कार्यपालिका के बारे में हम चर्चा करेंगे। कार्यपालिका क्या होती है, तो कार्यपालिका से पहले हम आपको बता देते हैं कि सरकार के कितने अंग होते हैं। तो हम कहेंगे कि शासन के सरकार के 3 अंग होते हैं। कितने अंग? 3 अंग होते हैं। और इन्हीं 3 अंगों के बारे में हम लोगों को चर्चा करनी है। इनमें से सबसे पहले होता है, क्या होता है, सबसे पहले देखेंगे क्या होती है। कार्यपालिका होती है। क्या होती है भैया? कार्यपालिका होती है। और कौन होती है? कार्यपालिका के साथ साथ क्या होती है भैया? विधायिका होती है। क्या होती है? विधायिका होती है। और क्या होती है मेरे भाई? तो कहेंगे गुरुजी विधायिका के साथ साथ क्या होती है? तो विधायिका के साथ साथ होती है गुरुजी, विधायिका के साथ साथ होती है न्यायपालिका भी होती है। क्या होती है भैया? न्यायपालिका होती है। कहेंगे गुरुजी अब ये ध्यान देते हैं हम लोग कि हम लोग को जो बात करनी है, ये महत्वपूर्ण बात यह है कि हम लोग जो पढ़ने वाले इस कार्यपालिका के अंतर्गत किसको किसको पढ़ेंगे। तो बेटा हम लोग कार्यपालिका के अंतर्गत पढ़ेंगे राष्ट्रपति को। किसको? राष्ट्रपति को, है ना। इसके साथ साथ हम लोग क्या पढ़ेंगे? उपराष्ट्रपति को। किसको? उपराष्ट्रपति को। और फिर किसको पढ़ेंगे भैया? इसके बाद हम लोग देखेंगे प्रधानमंत्री को। किसको देखते हैं? प्रधानमंत्री को। और प्रधानमंत्री की क्या, मंत्री परिषद को भी यहीं पर हम लोग देख लेते हैं इसी कार्यपालिका के अंतर्गत, जिसके माध्यम से सरकार चलाई जाती है। और भैया किसकी बात करते हैं? और हम लोग यहीं पर महान्यायवादी की बात कर लेते हैं। किसकी? महान्यायवादी की। महान्यायवादी की बात कर लेते हैं। और फिर कौन आ जाता है? इसी में आ जाता है सीएजी कैग, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिसे कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कहते हैं। उसके बाद हम लोगों की जो बात होती है भाई, इसके बाद क्या बात होती है, तो ध्यान देंगे हम लोग विधायिका के अंतर्गत देखेंगे। एक क्या हो जाएगी? एक केंद्र की विधायिका हो जाएगी। किसकी? एक केंद्र की हो जाएगी, और एक प्रांत की हो जाएगी, या फिर राज्य की विधायिका हो जाएगी। तो देखेंगे कि प्रांत या राज्य की विधायिका हो जाएगी। तो केंद्र में हम लोग जब बात करते हैं सर, तो हम लोग की जब केंद्र में बात होगी तो यहाँ पर आपकी संसद आ जाती है। और संसद में हम लोग बात करते हैं भैया, तो यहाँ पर क्या देखने को मिलती है? एक राज्यसभा होती है। और कौन होती है? राज्यसभा एक सदन होता है। और दूसरा सदन कौन सा होता है भैया? लोकसभा होता है। कौन सा होता है? लोकसभा होता है। उसी प्रकार अगर हम बात कर लेते हैं कि प्रांत में अगर बात करेंगे सर, तो प्रांत में जो बात होती है, यहाँ पर देखेंगे कि विधानमंडल होती है। क्या होती है भैया? विधानमंडल होती है। और इस विधानमंडल के बारे में हम लोग जब चर्चा करते हैं ना, तो यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर एक क्या होती है? एक विधानसभा होती है। क्या होती है? एक विधानसभा होती है। और दूसरा क्या होती है भैया? एक दूसरा जो होती है विधान परिषद होती है। क्या होती है भैया? विधान परिषद होती है। विधान परिषद। तो अगर बात करते हैं क्या ये सभी राज्यों में है सब, तो जी भैया बिल्कुल नहीं, सभी राज्यों में नहीं है। विधानसभा जो है यह सभी प्रांतों में है या सभी राज्यों में है। कहां पर है? ये सभी राज्यों में है। ये कहां पर है? तो सभी राज्यों में है। सभी राज्यों में है। जबकि अगर बात करते हैं हम यहाँ पर, तो ध्यान दीजिएगा विधान परिषद केवल 6 राज्यों में है। कितने राज्यों में? तो यह केवल 6 राज्यों में है। 6 राज्यों में। और 6 राज्यों में देखेंगे, बात करेंगे तो 6 राज्य कौन कौन से हैं, तो आप कह देंगे कि एक होता है यूपी, बिहार,
कौन सा होता है? यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कौन होता है भैया? कर्नाटका होता है। कौन होता है? तो कर्नाटका होता है। यानी कि ये 6 राज्य हैं जहां पर विधान परिषद है। बाकी सभी राज्यों में क्या है? विधान परिषद है, विधानसभा है, सॉरी विधानसभा है मगर विधान परिषद नहीं। विधान परिषद की अगर बात करते हैं तो विधान परिषद की क्या बात होती है? इन्हीं केवल 6 राज्यों में है। क्लियर है बेटा? ये बात एकदम स्पष्ट होगी। हमें पूरी आशा विश्वास है कि आप लोगों को यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी किसी को, है ना। अब उसके बाद यहां पर देख लेते हैं लगे हाथ। भैया यहां पर अगर बात करते हैं हम लोग तो यहां पर ध्यान दीजिएगा आप, यहां की जो बात होगी, यहां पर जैसे हम लोग बात करते हैं सर्वोच्च न्यायालय आ जाती है। क्या आ जाती है भैया? सर्वोच्च न्यायालय आ जाती है। सर्वोच्च न्यायालय आ जाती है। और क्या होता है? इसके अंतर्गत उच्च न्यायालय आ जाती है। क्या होता है? उच्च न्यायालय आ जाती है। और फिर अगर बात करते हैं तो क्या हो जाता है भैया? इसी में देखेंगे अधीनस्थ न्यायालय हो जाती है। कौन हो जाती है? अधीनस्थ न्यायालय। अधीनस्थ न्यायालय की अगर बात करते हैं तो अधीनस्थ न्यायालय जो होती है इसके अंतर्गत देखेंगे अपर कोर्ट, यानी कि देखेंगे इसी में कौन कौन से आ जाते हैं। इसी के अंतर्गत जब बात कर लेते हैं तो जिला न्यायालय और जिला सत्र न्यायालय आ जाते हैं। जिला न्यायालय और जिला सत्र न्यायालय, जिसे सेशन कोर्ट कहते हैं, ठीक ना। तो ये जो होता है देखेंगे हमारे जो 3 अंग है सरकार के, यहां पर इनके माध्यम से क्या होती है? व्यवस्था संचालित की जाती है। हमें लगता है कि ये सारी बातें आपको स्पष्ट हो गई होंगी बेटा। अब उसके बाद जो हम लोग को पढ़ना है, ये टॉपिक जो हम लोग की क्या है? चैप्टर जो भैया हम लोग का क्या है? ये चैप्टर जो हम लोग का टॉपिक है चैप्टर 4। चैप्टर 4 का देखेंगे हम लोग की जो यहाँ पर सब टॉपिक पढ़नी है भैया, कौन सी पढ़नी है? तो आप कहेंगे गुरुजी राष्ट्रपति पढ़नी है। क्या पढ़नी है? राष्ट्रपति पढ़नी है। क्लियर है? यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। हमें पूरी उम्मीद है, पूरा विश्वास है कि यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। सब अच्छे तरीके से आप समझ पा रहे होंगे बातों को। तो आइए अब आगे बात करते हैं हम लोग। इसके आगे जो बात होगी हम लोगों की क्या बात होती है देख लेते हैं। हम लोगों की आगे बात होने वाली है, हम लोग बात करेंगे राष्ट्रपति की। क्या होगी भैया? तो हम लोग की जो बात होनी है ये राष्ट्रपति की बात होनी है। राष्ट्रपति का मतलब क्या होता है? प्रेसिडेंट होता है ना। इंग्लिश में क्या कहते हैं? राष्ट्रपति को प्रेसिडेंट कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट। बड़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये राष्ट्रपति की, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रेसिडेंट जो होता है भैया ये क्या होता है? देखेंगे हमारे यहाँ क्या है, हमारे यहाँ देखेंगे संसदीय शासन व्यवस्था है या संसदीय शासन प्रणाली है। क्या है भैया? संसदीय शासन प्रणाली है। संसदीय शासन प्रणाली है। तो भैया जहां पर संसदीय शासन प्रणाली होती है, किसी भी देश में अगर कह दिया जाए कि यहां पर संसदीय शासन प्रणाली है तो वहां पर क्या होता है? अगर संसदीय शासन प्रणाली है तो यहां पर यह मानकर चलिए कि यहां पर क्या होगा? देश का संवैधानिक प्रमुख जो होता है, कौन होता है? संवैधानिक प्रमुख जो होता है भैया वो कौन होता है? तो संवैधानिक प्रमुख जो होता है वह होता है राष्ट्रपति। कौन होगा? तो आप कहेंगे गुरुजी वह होगा राष्ट्रपति। ठीक है। और देखेंगे कि सरकार का प्रमुख कौन होगा? तो कहेंगे गुरुजी सरकार का जो प्रमुख होगा, सरकार का देखेंगे, सरकार का प्रमुख कौन होगा? तो कहेंगे सरकार का प्रमुख जो होगा गुरुजी वह होता है, वह सरकार का जो प्रमुख होता है वह व्यक्ति कोई और नहीं होता है, वह व्यक्ति होता है प्रधानमंत्री। क्या होता है बेटा? प्रधानमंत्री होता है। यहां तक बात क्लियर है? ये होता है आप देखेंगे संसदीय शासन प्रणाली में, संसदीय व्यवस्था में। ठीक है। अब हम बात करते हैं भारत की स्थिति क्या है। तो भैया भारत में भी क्या है? भारत में भी क्या है भैया? तो भारत में भी कहेंगे कि भारत में देखेंगे संसदीय शासन प्रणाली है, यानी संसदीय व्यवस्था है। अब ये संसदीय व्यवस्था जो है भाई, ये संसदीय व्यवस्था जो है, इस संसदीय व्यवस्था के अंतर्गत भारत की क्या स्थिति है इसको देखते हैं। हम कहेंगे कि भारत में देखेंगे कि संवैधानिक प्रमुख कौन है। संवैधानिक प्रमुख कौन है बेटा? तो आप कहेंगे संवैधानिक प्रमुख जो है वह कौन है? तो आप कहते हैं संवैधानिक प्रमुख तो राष्ट्रपति होता है।
कौन होता है भैया? तो संवैधानिक प्रमुख तो राष्ट्रपति होता है। ये बात आप अच्छे से ध्यान रखेंगे और एकदम बांध लेंगे दिमाग में, है ना, राष्ट्रपति। मगर यहां पर देखेंगे आपसे पूछा जाएगा कि वास्तविक प्रमुख कौन होता है, तो आप कहेंगे भैया वास्तविक प्रमुख जो होता है वह कोई और हो जाता है। वास्तविक प्रमुख कौन हो जाता है? तो वास्तविक प्रमुख जो बेटा होता है यहां पर वह कौन हो जाता है? तो वह हो जाता है प्रधानमंत्री। कौन हो जाता है? प्रधानमंत्री। ठीक है, ये जो देखेंगे कि दो पॉइंट्स हैं बड़ी इंपॉर्टेंट्स हैं, इन दोनों पॉइंट्स को आप जरूर बात ध्यान रखेंगे। हमारे कहने का मतलब यह होता है कि जैसे अगर देखेंगे कि आप से पूछा जाएगा कि हमारे देश में संवैधानिक प्रमुख कौन है, तो आप कहेंगे हमारे देश में संवैधानिक प्रमुख जो है वह हमारा राष्ट्रपति है। किंतु अगर पूछा जाएगा कि वास्तविक प्रमुख कौन है, तो देखेंगे कि वास्तविक प्रमुख जो होता है प्रधानमंत्री होता है। अर्थात आप कहेंगे अर्थात राष्ट्रपति की समस्त या अधिकांश शक्तियों का प्रयोग राष्ट्रपति स्वयं या अपने अधीनस्थों के माध्यम से करते हैं। अधीनस्थ का मतलब क्या होता है भैया? अधीनस्थों के माध्यम से करते हैं, के माध्यम से करते हैं। ठीक है ना, यहां तक बात आप लोगों को क्लियर हो गई। ये जो देखेंगे हमारे देश में जो संवैधानिक रूप से प्रमुख होता है वह संवैधानिक प्रमुख कौन होता है भाई? तो कहेंगे जो संवैधानिक प्रमुख है वो तो राष्ट्रपति हैं, मगर वास्तविक प्रमुख कौन होता है? तो वास्तविक प्रमुख जो होते हैं वह प्रधानमंत्री होते हैं। इस बात का आप विशेष ध्यान रखेंगे, ठीक ना, जो वास्तविक प्रमुख होते हैं। क्योंकि आप देखे होंगे जब न्यूज़पेपर वगैरह अगर आप पढ़ते होंगे तो अक्सर देखेंगे कि वहां पर किसका जिक्र होता है, तो अक्सर आप देखते होंगे कि वहां पर प्रधानमंत्री का ज्यादा जिक्र होता है, या फिर प्रधानमंत्री से संबंधित बातें आपको ज्यादा देखने को मिलती होंगी। कभी भी आप सुने होंगे तो देखे होंगे कि जो मोदी जी की सरकार है या फिर किसी और की सरकार है, कभी किसी राष्ट्रपति का ऐसा नहीं सुने होंगे कि रामनाथ कोविंद जी की सरकार है या फिर द्रौपदी मुर्मू जी की सरकार है, ऐसा नहीं सुने होंगे। क्यों नहीं सुने होंगे? क्योंकि वो बस संवैधानिक प्रमुख है, अर्थात आप कह सकते हैं कि नाम मात्र का, है ना। ऐसा कहा जाता है कि ये क्या है, यहां पर देखेंगे जो राष्ट्रपति है क्या है, ये नाम मात्र के हैं, नाम मात्र, है ना, नाम मात्र का प्रमुख। मगर वास्तविक प्रमुख कौन है? तो वास्तविक प्रमुख बेटा प्रधानमंत्री है। इस बात का आप विशेष ध्यान रखेंगे। हमें लगता है कि पूरे अच्छे से ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अगर राष्ट्रपति की हम लोग चर्चा करेंगे तो इनका उल्लेख देखेंगे कहां से कहां तक है, तो देखेंगे आर्टिकल देखेंगे कि 52 से लेकर कहां तक है, 61 तक है। ठीक है ना, हम लोग इनके बारे में आगे पढ़ने वाले हैं और इन्हीं से रिलेटेड हम लोग की बातें होने वाली है। आई होप कि आप लोग हमारी बात समझ गए होंगे और अच्छे से समझ गए होंगे। यहां तक जो हम लोगों की चर्चा चल रही है बेहद इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और आगे के भी अच्छे तरीके से जो भी टॉपिक्स आएंगे उनमें यह मददगार साबित होने के लिए। ठीक है, चलिए अब आइए देख लेते हैं। हम लोग बात करते हैं भैया राष्ट्रपति के बारे में। राष्ट्रपति 5 वर्ष के लिए चुना जाता है, वह भी अप्रत्यक्ष तरीके से निर्वाचित सांसद और विधायक करते हैं। सांसद और विधायक की बात करते हैं तो वह अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है इनका। यह निर्वाचन समानुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली और एकल संक्रमणीय मत के द्वारा होता है। यानी कि देखेंगे कि राष्ट्रपति जो होता है वह कितने समय तक के लिए चुना जाता है भारत में, तो भारत का जो राष्ट्रपति होता है भैया, भारत का राष्ट्रपति 5 वर्ष के लिए चुना जाता है। भारत के राष्ट्रपति का क्या होता है, देखेंगे कार्यकाल कितने दिन का होता है, तो भारत के राष्ट्रपति का जो भैया कार्यकाल होता है वह कितने वर्ष का होता है, तो आप कहते हैं गुरुजी 5 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का होता है, तो 5 वर्ष का होता है। ठीक है, यानी 5 वर्ष के लिए हमारे राष्ट्रपति चुने जाते हैं। क्लियर है बात, एकदम स्पष्ट है। और देखेंगे कि इनका जो चुनाव होता है, राष्ट्रपति के चुनाव की अगर बात करते हैं तो राष्ट्रपति के चुनाव की बात हम कर लेते हैं। तो हमारे राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है इस पर देखते हैं, है ना। राष्ट्रपति का चुनाव, राष्ट्रपति का
चुनाव। तो भैया हमारे देश में राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, हमारे यहाँ राष्ट्रपति जो होते हैं वह कितने दिन के लिए चुने जाते हैं, तो इनका चुनाव जो होता है यानी इनका जो कार्यकाल होता है कितने समय तक का होता है, इनका जो कार्यकाल होता है यह 5 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का होता है? आप देखे होंगे कि राष्ट्रपति जो होते हैं 5-5 वर्ष के बाद बदले जाते हैं, 5-5 वर्ष के बाद बदले जाते हैं। अब इनके चुनाव जो होता है कैसे होता है, तो चुनाव की जो प्रक्रिया होती है, देखेंगे इनकी जो प्रक्रिया होती है उसे क्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं एकल संक्रमणीय मत पद्धति के आधार पर आनुपातिक प्रतिनिधित्व एवं अप्रत्यक्ष व आनुपातिक प्रतिनिधित्व अप्रत्यक्ष एवं गुप्त रीति द्वारा होता है, गुप्त रीति द्वारा होता है। ठीक है, राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, तो एकल संक्रमणीय मत पद्धति के आधार पर आनुपातिक प्रतिनिधित्व से, एकल संक्रमणीय मत पद्धति जो होती है, एकल संक्रमणीय मत पद्धति के आधार पर आनुपातिक प्रतिनिधित्व से अप्रत्यक्ष एवं गुप्त रीति के द्वारा राष्ट्रपति का क्या होता है, ये चुनाव होता है। राष्ट्रपति की ये जो प्रक्रिया होती है, ये चुनाव प्रक्रिया जो होती है बेटा, ये काफी देखेंगे कि इंपॉर्टेंट हो जाती है आपके एग्जाम में। और इसमें भाग कौन कौन से लोग लेते हैं, राष्ट्रपति को जब चुना जाता है तो कौन कौन से सदस्य भाग लेते हैं, इनको भी देख लेते हैं ना। यानी कि भाग लेने वाले, राष्ट्रपति चुनाव में भाग कौन लेता है, तो आप कहते हैं राष्ट्रपति चुनाव में, है ना, संसद के, है ना, लोकसभा, देखिएगा लोकसभा या फिर आप डायरेक्ट कह सकते हैं कि संसद एवं राज्य विधानमंडल के सभी निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं, है ना। और देखेंगे राज्य की जो देखेंगे कि विधानसभा है, दिल्ली और पुदुचेरी की भी बात करते हैं, तो यहाँ पर भी देखेंगे दो ऐसे देखें केंद्र शासित प्रदेश हैं, दिल्ली एवं पुदुचेरी की जो विधानसभाएं हैं, दिल्ली एवं पुदुचेरी की भी देखेंगे जो विधानसभाएं हैं, यहाँ के भी देखेंगे कि जो सदस्य होते हैं यह भी क्या करते हैं, यह भी राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट है ये बात जो बेटा आपको बताई जा रही है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। हमें पूरी उम्मीद है कि आप लोग इस बात को समझ पा रहे होंगे जो हम लोग बताने का प्रयास कर रहे हैं कि ये राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो 5 साल के लिए होता है। एकल संक्रमणीय मत पद्धति के आधार पर आनुपातिक प्रतिनिधित्व से अप्रत्यक्ष एवं गुप्त रीति द्वारा होता है। और देखेंगे इनके चुनाव में भाग लेने वाले लोकसभा यानी कि संसद के सभी निर्वाचित सदस्य, और देखेंगे कि जो राज्य की विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं, है ना। तो आप कह सकते हैं लोकसभा एवं राज्यसभा के सभी निर्वाचित सदस्य तथा सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भी राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। यह बात आप कहेंगे जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, आइए अब आगे बात कर लेते हैं। भैया यहां तक क्लियर हो गई, ये बात क्लियर हो गई आप लोगों को। चलिए अब राष्ट्रपति को महाभियोग, है ना, राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा उनके पद से हटाया जा सकता है। भैया ये महाभियोग की प्रक्रिया क्या होती है इसको देखते हैं, है ना। व्हाट इज इम्पीचमेंट।
इम्पीचमेंट की बात करते हैं तो इसे कहते हैं हिंदी में महाभियोग। महाभियोग संविधान के उल्लंघन के आधार पर लगाया जा सकता है। राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है, यानी कि अगर अभी तो राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा था, अब अगर राष्ट्रपति को अगर हटाया जाना है तो राष्ट्रपति को हटाया भी जा सकता है। और राष्ट्रपति को हटाए जाने की जो प्रक्रिया होती है उसे क्या कहते हैं? महाभियोग कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? कह देंगे कि राष्ट्रपति को, ऐसे कहेंगे, राष्ट्रपति को हटाने के लिए जो प्रक्रिया अपनाई जाती है महाभियोग कहलाती है। क्या कहलाती है भैया? महाभियोग कहलाती है। ठीक ना? तो महाभियोग क्या भैया? तो कहेंगे महाभियोग राष्ट्रपति को हटाए जाने की जो प्रक्रिया उसे क्या कहते हैं? महाभियोग कहते हैं। इम्पीचमेंट है ना, महाभियोग, इसे क्या कहते हैं? महाभियोग कहते हैं। यानी राष्ट्रपति को हटाया जाएगा तो राष्ट्रपति को हटाए जाने की प्रक्रिया महाभियोग कही जाती है। ये किस आर्टिकल में है? तो भारतीय संविधान का जो आर्टिकल होता है भैया, ये आर्टिकल जो होता है ये आर्टिकल 61 होता है। कौन सा होता है? 61 होता है। ये बात आप सभी लोग समझ गए। राष्ट्रपति को क्यों हटाया जाता है? तो राष्ट्रपति को देखेंगे, राष्ट्रपति को हटाए जाने के लिए एक ही मात्र आधार बताया गया है। हटाए जाने का जो आधार है भैया, राष्ट्रपति को क्यों हटाया जाएगा, तो जो आधार बताया गया है वह क्या है? आधार ये कहा गया है कि राष्ट्रपति अगर संविधान का उल्लंघन करते हैं तो इन्हें क्या किया जाएगा? अगर उल्लंघन करते हैं तो इन्हें क्या किया जाएगा? इम्पीचमेंट, यानी कि यहां पर आप देखेंगे कि महाभियोग की प्रक्रिया से इन्हें हटा दिया जाएगा, इन्हें पद से मुक्त कर दिया जाएगा। समझ गए आप लोग बात को? अच्छे तरीके से समझ गए होंगे बेटा। तो आइए आगे देखते हैं। आगे बहुत इंपॉर्टेंट बात है, देखते हैं हम लोग इस बात को भी। अब देखेंगे महाभियोग केवल संविधान के उल्लंघन पर राष्ट्रपति पर लगाया जाता है, और राष्ट्रपति अगर संविधान का उल्लंघन करते हैं तो उन पर महाभियोग लगाया जाएगा। एक प्रक्रिया है जो चलाई जाती है, वह देखेंगे कि लोकसभा राज्यसभा में दोनों सदनों से पारित होता है विधेयक, और उस विधेयक को पारित होने के बाद राष्ट्रपति को हटाया जाता है। अभी तक किसी भी राष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं लगा है, अभी तक कोई भी राष्ट्रपति महाभियोग की प्रक्रिया से नहीं हटाया गया है, तो ये महाभियोग की प्रक्रिया होती है। ठीक है ना? आइए देखते हैं अब आगे की बात जो होती है, राष्ट्रपति की शक्ति और स्थिति। ये देखिएगा भैया, हमने शुरू में ही बता दिया आपको कि ये औपचारिक प्रधान होता है। औपचारिक का मतलब क्या होता है भैया? नाम मात्र का होता है। क्या भैया? नाम मात्र का होता है। और उसके बाद देखेंगे राष्ट्रपति को वैसे तो बहुत से कार्यकारी, विधायी, कानून बनाने की शक्तियां हैं, और इसकी जो महत्वपूर्ण एक शक्ति होती है भाई, ये आपातकालीन शक्तियां होती हैं। परंतु इन सभी शक्तियों का प्रयोग वह क्या करता है? मंत्रिपरिषद की सलाह पर करता है। स्वयं नहीं करता है, मंत्रिपरिषद की सलाह पर भी करता है। कुछ स्वविवेकी शक्तियां भी हैं, उसको भी राष्ट्रपति प्रयोग में लाता है। देखिएगा जैसे क्या होती है, राष्ट्रपति की जैसे क्षमादान की शक्ति हो गई, राष्ट्रपति का जैसे वीटो पावर हो गया, या फिर देखेंगे कि राष्ट्रपति की और देखेंगे शक्तियां हो जाती हैं। जैसे देखेंगे राष्ट्रपति की बाकी की आपातकालीन शक्तियां इंपॉर्टेंट हो जाती है ना? कौन सी हो जाती है? राष्ट्रपति की जो होती है आपातकालीन शक्तियां जो होती हैं बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाती है। आपातकालीन शक्तियां की बात करते हैं तो भारतीय संविधान में देखेंगे राष्ट्रपति अनुच्छेद 352, 356 और 360 के तहत देखेंगे ये जो राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां हैं भैया, ये बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होती हैं, जिनको हम लोग आगे देखने वाले हैं, जो 352, 356, 360 में रखी जाती हैं। ठीक है? क्लियर है? किसी कोई दिक्कत नहीं भैया? आगे चलें, आइए देख लेते हैं आगे। अब राष्ट्रपति पद की योग्यता क्या होती है? राष्ट्रपति को कैसे माना जाए कि राष्ट्रपति बनने के लिए यह व्यक्ति योग्य है? तो देखिएगा संविधान में अनुच्छेद 58 के तहत राष्ट्रपति के पद के लिए योग्यता रखी गई है। उम्मीदवार का भारत का नागरिक होना जरूरी है, उम्मीदवार की उम्र न्यूनतम 35 वर्ष होनी जरूरी है, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखने वाला व्यक्ति हो, है ना? क्या होगा देखते हैं। हम लोग जब बात करते हैं कि कहाँ पर ये बात की गई है, तो आप देखेंगे भाई यहाँ पर आप अच्छे तरीके से देखेंगे कि संविधान के आर्टिकल 58 में रखी गई है। कहाँ पर है? आर्टिकल 58 में कहा गया है।
आर्टिकल 58 में योग्यता रखी गई है। क्या योग्यता है भाई? तो योग्यता पहली यह है कि भारत का नागरिक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? भारत का नागरिक होना चाहिए। व्यक्ति सबसे पहली बात क्या हो, वह भारत का नागरिक होगा तभी। अब ये जरूरी नहीं है कि वह भारत में जन्मा हो, बस भारत की नागरिकता ले लिया है तो वह क्या बन सकता है? देश का राष्ट्रपति बन सकता है। जरूरी नहीं होता है कि वह भारत में जन्मा ही हो। ठीक है ना? अब उसके बाद देखेंगे कि दूसरी बात यह होती है कि कम से कम न्यूनतम आयु, है ना, न्यूनतम आयु 35 वर्ष। कितनी भैया? 35 वर्ष पूरी कर चुका हो। यानी कि 35 वर्ष की आयु क्या हो? पूरी कर चुका हो। तब वह क्या होगा? अगर वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका है तब वह देखेंगे व्यक्ति देश का राष्ट्रपति बनने की योग्यता रखता है, अन्यथा वह राष्ट्रपति बनने की योग्यता नहीं रखता है। तो कम से कम कितना? 35 वर्ष। ठीक है। और देखेंगे कि लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, या लोकसभा का सदस्य बनने की, या लोकसभा का सदस्य चुने जाने की योग्यता रखता हो, है ना, योग्यता रखता हो। तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो राष्ट्रपति की जो योग्यता है ये आर्टिकल किसमें भैया? तो आप कहेंगे गुरुजी ये जो है आर्टिकल 58 में ये योग्यता की बात कर दी गई है। ठीक है। हमें पूरी उम्मीद है कि आप लोग को ये सारी बातें अच्छे तरीके से समझ में आ रही होगी, किसी को कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। बहुत ही शानदार टॉपिक है भाई, यहां से आपके एग्जाम में बहुत अच्छा प्रश्न बन जाता है जो कि आपको देखने की जरूरत है। ठीक है ना? हमें पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को यहां तक ये बात स्पष्ट हो गई होगी, समझ में आ गई होगी, क्लियर हो गया होगा, किसी को कोई समस्या नहीं होगी। तो आइए आगे बात करते हैं। आगे क्या बात होगी देखते हैं। अब राष्ट्रपति के चुनाव के लिए उम्र और कार्यकाल की बात करते हैं भाई। तो हम अभी बताएं राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए कितना कम से कम चाहिए होती है। देखेंगे कि न्यूनतम आयु जो चाहिए होती है भैया, यह कितनी होनी चाहिए होती है? न्यूनतम 35 वर्ष। कितनी होनी चाहिए होती है? 35 वर्ष। और एक चुने राष्ट्रपति का कार्यकाल जो होता है वो कितना होता है? 5 वर्ष होता है। जिस दिन से वो पद ग्रहण करते हैं, है ना, पद धारण करने की तिथि से। कब से? तो कहेंगे पद धारण करने की तिथि से। पद धारण करने की तिथि से कितने समय तक का होता है? तो तिथि से 5 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का होता है भैया? तो भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल जो होता है वो कितना होता है? 5 वर्ष का होता है। ठीक है, क्लियर है? देखिए ये आर्टिकल 57 एक होता है, वहां पर क्या कह दिया जाता है? आर्टिकल जो 57 है यहां पर कहा गया है कि कोई भी पूर्व राष्ट्रपति पुनः चुनाव लड़ सकता है। यानी कि देखिए बहुत बड़ी खूबसूरती है भारतीय संविधान की कि कोई व्यक्ति एक बार के अलावा और भी कई बार वह राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है। यानी कि वह जब तक जिंदा है और देखेंगे राष्ट्रपति बनने की योग्यता को पूरा करता होगा तो वह व्यक्ति जितनी बार चाहेगा राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है और जीत भी सकता है या हार सकता है, दूसरा मुद्दा है, मगर लड़ सकता है। मगर बेटा अमेरिका में ऐसा नहीं होता है। किंतु देखेंगे अगर हम बात करते हैं, किंतु अमेरिका में, है ना, पूछा जाता है आपसे, अमेरिका में कोई व्यक्ति केवल 2 बार राष्ट्रपति पद पर बना रह सकता है। कितनी बार? 2 बार। 2 बार से ज्यादा नहीं। देखेंगे इसके पहले आप देखेंगे जैसे बराक ओबामा का नाम सुने होंगे, है ना, जैसे आप क्या होगा भैया, बराक ओबामा का नाम सुने होंगे। तो बराक ओबामा का नाम सुने होंगे, तो बराक ओबामा का जब नाम सुने होंगे भैया तो ये मात्र कितनी बार थे? तो अमेरिका के राष्ट्रपति बने हुए थे मगर 2 बार बने हुए थे। ऐसा अमेरिका में प्रावधान है, अमेरिकी संविधान में ऐसा कहा गया है कि कोई व्यक्ति 2 बार से अधिक देश का राष्ट्रपति नहीं बनेगा। मगर भारत में ऐसा नहीं है। भारत में कोई व्यक्ति कितनी भी बार राष्ट्रपति बन सकता है, वह जब तक जिंदा है, जो राष्ट्रपति बनने की योग्यता पूरा करता हो तो कोई दिक्कत नहीं, और योग्यता जो होगी, अर्हता होगी, वह पूरा करते रहना चाहिए उसको। बस इतनी सी बात कही गई है। ठीक है ना? किसी कोई दिक्कत, किसी कोई समस्या?
कोई समस्या नहीं होगी। आइए आगे देख लेते हैं भाई, आइए आगे बात कर लेते हैं कि राष्ट्रपति के विशेषाधिकार हैं। जैसे संवैधानिक रूप से राष्ट्रपति को सभी महत्वपूर्ण मुद्दों और मंत्रिपरिषद की कार्रवाई के बारे में सूचना प्राप्त करने का अधिकार होता है। कि देखेंगे कि राष्ट्रपति क्या, ये संवैधानिक रूप से जो मंत्रिपरिषद की काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, मंत्रिपरिषद को क्या कहते हैं भैया, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की बात करते हैं। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स भैया ये क्या होती है, मंत्रिपरिषद की कार्रवाई के बारे में सूचना प्राप्त करना होता है। कि यानी कि सरकार में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, क्या व्यवस्था चल रही है, उन सारी बातों की सूचना किसके पास पहुंचानी होती है, राष्ट्रपति के पास पहुंचानी होती है। कौन पहुंचाता है, तो राष्ट्रपति के पास भैया कौन पहुंचाता है ये सूचना, तो राष्ट्रपति के पास जो पहुंचाता है सूचना वह कौन होता है, तो वह प्रधानमंत्री होता है। मंत्रिपरिषद का मुखिया कौन होता है, तो प्रधानमंत्री होता है। ये क्या करता है, ये सूचना पहुंचाता है। क्या करता है, सूचना पहुंचाता है। किसको भैया, तो ये राष्ट्रपति को, है ना। मंत्रिपरिषद की जो मुखिया की बात की है भैया, तो मंत्रिपरिषद का देखेंगे मुखिया कौन होता है भाई, तो मंत्रिपरिषद का मुखिया जो होता है वह कौन, तो कहेंगे कि मंत्रिपरिषद का मुखिया प्रधानमंत्री होता है। कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। ये बात आप ध्यान रखेंगे और बहुत अच्छे से ये आपके एग्जाम में आसानी से 1 अंक देकर जाएगा। ठीक है ना, यहां तक किसी कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है, सब क्लियर है, ऑल क्लियर, सब ठीक ठाक है। चलिए देखते हैं कि सदनों की पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। वीटो शक्ति का प्रयोग करके संसद द्वारा पारित विधेयक को क्या करता है, स्वीकृति देने का विलंब भी कर सकता है। राष्ट्रपति के पास देखेंगे वीटो पावर्स भी हैं। वीटो पावर्स का मतलब निषेधाधिकार की शक्तियां होती हैं, है ना। राष्ट्रपति के पास निषेधाधिकार की 3 प्रकार की शक्तियां होती हैं। एक देखेंगे कि आत्यांतिक वीटो होता है, एक निलंबनकारी वीटो होता है और एक सस्पेंसिव यानी कि देखेंगे एक पॉकेट वीटो होता है। कौन कौन सा होता है, तो राष्ट्रपति की वीटो पावर्स की अगर बात करते हैं तो राष्ट्रपति की वीटो पावर, है ना, राष्ट्रपति की निषेधाधिकार की शक्तियां, निषेधाधिकार की शक्तियां करते हैं। तो देखिएगा निषेधाधिकार की शक्तियों में, निषेधाधिकार की शक्तियां जो होती हैं बेटा क्या होती हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे ही हम लोग क्या कहते हैं बेटा, इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, वीटो पावर ऑफ प्रेसिडेंट। क्या कहते हैं, वीटो पावर। तो राष्ट्रपति के पास वीटो पावर होती है, कितने प्रकार की होती है, तो राष्ट्रपति के पास वीटो पावर देखेंगे 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है भैया, 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है, तो देखेंगे जो पहला होती है आत्यांतिक वीटो, आत्यांतिक वीटो पावर, ठीक है ना, आत्यांतिक वीटो पावर। और उसके बाद क्या होती है, दूसरी होती है भैया, दूसरी जो होती है वह कौन होती है, तो निलंबनकारी वीटो। क्या होती है, निलंबनकारी वीटो, ठीक है, निलंबनकारी वीटो, है ना। और उसके बाद क्या होती है भैया, उसके बाद जो होती है एक जेबी वीटो होती है। क्या होती है, जेबी वीटो, जेबी वीटो। ये राष्ट्रपति की शक्तियां होती हैं। ये 3 प्रकार की देखेंगे। इसे क्या कहते हैं, आत्यांतिक को क्या कहते हैं, है ना, एब्सोल्यूट वीटो, एब्सोल्यूट, है ना, एब्सोल्यूट वीटो। इसे क्या कहते हैं, सस्पेंसिव वीटो, सस्पेंसिव वीटो। इसे क्या कहते हैं, पॉकेट वीटो। इसे क्या कहते हैं भैया, इसे कहते हैं पॉकेट वीटो, ठीक है ना। तो इस प्रकार से देखेंगे राष्ट्रपति की क्या है, तो ये राष्ट्रपति की प्रमुख शक्तियां हैं जिनके बारे में हम लोग बात अभी कर रहे हैं। ये सभी शक्तियां जो होती हैं राष्ट्रपति के पास होती हैं। इन्हीं शक्तियों के माध्यम से राष्ट्रपति क्या करता है, इन्हीं शक्तियों के माध्यम से राष्ट्रपति जो होता है वो किसी भी विधेयक को पारित कर सकता है, पारित करने के लिए फिर पुनर्विचार के लिए भेज सकता है या पूरी तरह से रोक भी सकता है जेबी वीटो का प्रयोग करके, है ना, जेबी वीटो का प्रयोग करके पूरी तरह से रोक भी सकता है। ये राष्ट्रपति की शक्तियां हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें किसी विधेयक को पारित कर भी सकता है, उसे पुनर्विचार के लिए लौटा भी सकता है या फिर देखेंगे कि उसे अपने पास भी जेब में रख लेता है जेबी वीटो के तहत। ठीक है, यहां तक बात स्पष्ट हो गई है, एकदम क्लियर है आप लोगों को, है ना। और राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया जो होती है ये बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। कैसे राष्ट्रपति को हटाया जाता है ये बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। तो राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने के लिए उसके ऊपर महाभियोग चलाया जाता है। क्या बात की हम लोग अभी, इम्पीचमेंट।
किसकी बात की है भैया? इम्पीचमेंट की बात की है। ऐसा तब किया जाता है जब राष्ट्रपति संविधान का कोई उल्लंघन करता है। अगर राष्ट्रपति संविधान का उल्लंघन कर देते हैं तो उन्हें क्या किया जाता है भैया? हटा दिया जाता है। और राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में, चाहे वह लोकसभा हो या राज्यसभा हो, पेश किया जा सकता है। किसी भी सदन से हटाया जाने की प्रक्रिया जो है शुरू की जा सकती है। मगर उपराष्ट्रपति के लिए ऐसा नहीं है। उपराष्ट्रपति के लिए बेटा ऐसा नहीं है, उनके लिए केवल राज्यसभा से प्रस्ताव शुरू किया जा सकता है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये बात इंपॉर्टेंट है ना। आप कहेंगे कि राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया संसद के किसी भी सदन से शुरू की जा सकती है। जबकि उपराष्ट्रपति को हटाए जाने के लिए प्रस्ताव पहले राज्यसभा में ही रखा जाता है या रखा जा सकता है। ठीक है, यानी कि इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है भाई कि अगर राष्ट्रपति को हटाना है तो राष्ट्रपति को हटाए जाने की शुरुआत कहीं से भी की जा सकती है, संसद के किसी भी सदन से, चाहे लोकसभा चाहे राज्यसभा, किसी से भी। मगर उपराष्ट्रपति को हटाना होता है तो ये देखेंगे कि सबसे पहले राज्यसभा से ही शुरुआत की जाएगी, है ना। और देखेंगे कि ये इंपॉर्टेंट है, आप देखेंगे ये आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट डाउन कर लेंगे। ये आपके एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बहुत अच्छी तरीके से पूछा जाता है, जो आपको देखने की जरूरत होती है। ठीक है ना, आइए देख लेते हैं आगे। इस प्रस्ताव को सदन में 2/3 से अधिक बहुमत की आवश्यकता होती है। 2/3 लोग कम से कम क्या करेंगे, यानी कि 2/3 का मतलब क्या होता है? 66.66% लोग क्या करेंगे, कम से कम क्या करेंगे, इसके लिए अनुमति देंगे कि हाँ ये राष्ट्रपति को हटाया जाना है। यह प्रस्ताव सदन में 2/3 से अधिक बहुमत प्राप्त हो जाता है। उसके विरुद्ध लगाए गए आरोपों को दूसरे सदन के द्वारा जांच की जाती है। जैसे लोकसभा में आया तो राज्यसभा में जांच होगी, राज्यसभा में आया हटाए जाने के लिए प्रस्ताव तो लोकसभा में जांच होगी। और जब जांच होती है भैया तो ये दूसरे सदन में उन आरोपों को 2/3 बहुमत से स्वीकार कर लिया जाता है, तो राष्ट्रपति अपने पद से उनको हटना तय हो जाता है। अभी तक तो भाई राष्ट्रपति कोई हटा नहीं है भारत में, ये प्रक्रिया अभी किसी के लिए लागू नहीं हुई है। अब तक किसी भी राष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं लगाया गया है। आखिर राष्ट्रपति पद की क्या आवश्यकता है, तो देखेंगे संसदीय व्यवस्था में समर्थन न रहने पर मंत्रिपरिषद को कभी भी हटाया जा सकता है। और ऐसे समय में एक ऐसे राष्ट्र के प्रमुख की आवश्यकता पड़ती है, जो कौन है, राष्ट्रपति है। कौन है भैया, राष्ट्रपति हैं। और देखेंगे इनका कार्यकाल अस्थायी हो, जो सांकेतिक रूप से पूरे देश का क्या करें, प्रतिनिधित्व करें, जो कि राष्ट्रपति करते हैं। और राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में जो उपराष्ट्रपति हैं ये कार्य करते हैं। मान लीजिए कि राष्ट्रपति का क्या हो गया, निधन हो गया, उनकी अपहरण हो गई, उनका मतलब कि किसी कारणवश देहांत हो गया, तो उसके बाद राष्ट्रपति की जगह, राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में देखेंगे कौन कार्य करेगा, तो उपराष्ट्रपति होंगे। आप कहेंगे गुरुजी उपराष्ट्रपति भी नहीं होंगे तो कौन करेगा, तो देखेंगे सीजीआई जो होते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये कार्य करते हैं। ऐसा एक बार एम हिदायतुल्लाह जी एक बार हुए भी थे। एम हिदायतुल्लाह क्या होते हैं, एक बार ऐसा हुआ भी था कि देखेंगे कि जो राष्ट्रपति होते हैं, राष्ट्रपति का अगर निधन हो जाता है तो उपराष्ट्रपति होंगे। अगर उपराष्ट्रपति भी नहीं होते तो कौन बनेगा, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के मुख्य न्यायाधीश जो होते हैं यह बनेंगे। ठीक है ना, ये बात आप लोगों को स्पष्ट हो गई होगी और बाकायदा आप समझ गए होंगे हमारी बात को, जो यहाँ तक हम बताने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है,
अब देखिएगा कुछ क्वेश्चन है बेटा आपके लिए, आप इसे होमवर्क के तौर पे रखेंगे। क्या करेंगे, इसे होमवर्क के तौर पर आप करेंगे और कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे हमें कि भारत का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है इन चारों में से, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल या मुख्यमंत्री। या फिर उसके बाद अगर हम बात करेंगे कि महाभियोग की प्रक्रिया से किसे हटाया जाता है, मुख्य न्यायाधीश, महान्यायवादी, राष्ट्रपति या कैग को, है ना। या फिर अगला क्वेश्चन जो होगा आपके लिए, राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने साल का होता है, 6 साल, 5 साल, 8 साल, 10 साल। आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेंगे और मेंशन करेंगे इन बातों को, कितने साल का होता है। हम चेक करेंगे, देखेंगे आपने पढ़ा अच्छे से या नहीं। राष्ट्रपति की देखेंगे पद के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। कोई व्यक्ति अगर राष्ट्रपति का पद लेना चाहता है तो कम से कम कितना वर्ष होना चाहिए उसको, 25 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष या 21 वर्ष। अभी सारी बातें बताए हैं, आप अच्छे से पढ़े होंगे तो इन सारी बातों को कर सकते हैं कि अब तक कितने राष्ट्रपति को महाभियोग से हटाया जा चुका है ना। कितने राष्ट्रपति को महाभियोग से हटाया जा चुका है बेटा, आप सभी लोग बता ले जाएंगे कि 5, 3, 1 भी नहीं या 10। तो आप लोग को लिए अच्छा ये प्रश्न था। आई होप कि ये होमवर्क आप लोग करके आएंगे और यहाँ पे करने का मतलब ये है कि कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो एक बार लाइक करके शेयर जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमें जरूर बताइएगा कि आपको ये क्लास कैसी लगी है। ठीक है, आप हमें जरूर बताएंगे कि ये क्लास कैसी लगी बेटा। और आई होप कि आप लोग की क्लास अच्छे से पसंद आई होगी, अच्छी लगी होगी। बाकी फिर जब हम अगली क्लास में मिलेंगे तो इसके आगे नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे और फिर इसी तरह किसी नए टॉपिक के साथ और शानदार दमदार टॉपिक के साथ मुलाकात होगी। तब तक आज के लिए बस इतना ही, अगली मुलाकात होगी फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, जय हिंद, थैंक यू सो मच।